ओटीटी की दुनिया में हर हफ्ते कुछ ना कुछ आता ही रहता है। कभी कुछ शोज ऑडियंस को रोमांस का मतलब समझा जाते हैं, कभी कुछ फिल्में इतिहास के पन्ने पलटने में मदद करती है। इस वक्त ओटीटी पर एक ऐसी सीरीज ट्रेंड कर रही है जो सच्ची घटनाओं से प्रेरित है, और घटना भी ऐसी जिसने 48 साल पहले देश को हिला कर रख दिया था। आज भी लोग इस केस को भूल नहीं पाए हैं। आज जब राख जैसी सीरीज इस केस को फिर से चर्चा में ला रही है, तो सवाल सिर्फ ये नहीं है कि रंगा बिल्ला कौन थे जिस पर ये कहानी है। असली सवाल ये है कि 1978 में ऐसा क्या हुआ था जिसने दिल्ली को हिला कर रख दिया था, देश को गुस्से से भर दिया था और दो अपराधियों को भारत की क्रिमिनल मेमोरी का सबसे डरावना चेहरा बना दिया। आज उन्हीं रंगा बिल्ला की कहानी और हादसे के बारे में हम जानने वाले हैं। मेरा नाम है अन्नू और आप देख रहे हैं मास्टर शॉट। रंगा बिल्ला की कहानी जानने के लिए आपको चलना होगा 48 साल पीछे। 31 जनवरी 1982 को तिहाड़ जेल में दो खूंखार हत्यारे रंगा और बिल्ला को फांसी देने की तैयारी की जा रही थी। सुबह करीब 5 बजे दोनों को उठाया गया, चाय का एक प्याला दिया गया। आखिरी बार पूछा गया कि क्या वो मजिस्ट्रेट के सामने अपनी वसीयत रिकॉर्ड करना चाहते हैं। दोनों ने मना कर दिया। हाथों में हथकड़ियां, पैरों में बेड़ियां और सामने वो रास्ता जो सीधे फांसी के फंदे तक जाता था। ब्लैक वारंट में जो समय लिखा था उससे करीब 10 मिनट पहले उन्हें उस प्लेटफॉर्म की तरफ ले जाया गया जहां बक्सर जेल से आई खास रस्सी उनका इंतजार कर रही थी। कहानी शुरू होती है दो बच्चों से, 16 साल की गीता चोपड़ा और 14 साल के उनके भाई संजय चोपड़ा से। दोनों एक डिसिप्लिन्ड, एजुकेटेड और नॉर्मलाइज्ड मिडिल क्लास डिफेंस फैमिली से आते थे। उनके पिता कैप्टन एम चोपड़ा थे। 26 अगस्त 1978 की शाम दोनों धौला कुआं ऑफिसर्स क्वार्टर से निकले थे। गीता जीसस एंड मैरी कॉलेज में कॉमर्स सेकेंड ईयर की छात्रा थी और उस शाम उन्हें संसद मार्ग स्थित आकाशवाणी स्टूडियो में युवावाणी के इन द ग्रूव कार्यक्रम में हिस्सा लेना था। संजय 10वीं क्लास में पढ़ते थे और अपनी बहन के साथ वहीं जा रहे थे। मौसम उस दिन भारी था, बादल छाए हुए थे, सुबह से रुक रुक कर बारिश हो रही थी। बच्चे कार्यक्रम के लिए आकाशवाणी पहुंचेंगे और रात 9 बजे उनके पिता उन्हें आकाशवाणी भवन के गेट से ले लेंगे। लेकिन जब कैप्टन चोपड़ा रात 9 बजे वहां पहुंचते हैं तो बच्चों का कोई पता नहीं था। अंदर पूछने पर पता चला कि गीता और संजय रिकॉर्डिंग के लिए वहां पहुंचे ही नहीं थे। यहीं से एक परिवार की बेचैनी, दिल्ली पुलिस की सर्च और देश के सबसे कुख्यात क्रिमिनल केसेस में से एक की शुरुआत होती है। दरअसल रास्ते में गीता और संजय ने कार से लिफ्ट ली थी। उन्हें नहीं पता था कि वो कार दो ऐसे अपराधियों की थी जो मुंबई से दिल्ली आए थे। उनके नाम थे कुलजीत सिंह उर्फ रंगा और जसबीर सिंह उर्फ बिल्ला। दोनों छोटे मोटे अपराध करते थे। प्लान था कि किसी अमीर फैमिली के बच्चे को किडनैप करेंगे और फिरौती वसूलेंगे। लेकिन कुछ ही घंटों में ये किडनैपिंग सेक्सुअल असॉल्ट और मर्डर में बदल गई। इस केस में सबसे अहम गवाह में से एक थे भगवान दास। उन्होंने पुलिस को बताया कि शाम करीब 6:30 बजे लोहिया अस्पताल के पास एक तेज रफ्तार फियाट कार उनके स्कूटर के पास से निकली थी। उन्हें एक लड़की की दबी हुई चीख सुनाई थी। उन्होंने स्कूटर तेज किया और कार के पास पहुंचे। आगे की सीट पर 2 आदमी बैठे थे, पीछे एक लड़का और एक लड़की थे। लाल बत्ती पर कार धीमी हुई तो भगवान दास ने आवाज लगाई। तभी लड़के ने शीशे से चेहरा सटाकर अपनी खून से सनी टी-शर्ट की तरफ इशारा किया। लड़की पीछे से ड्राइवर के बाल खींच रही थी। ड्राइवर एक हाथ से गाड़ी चला रहा था और दूसरे हाथ से लड़की पर वार कर रहा था। कार मंदिर मार्ग और पार्क स्ट्रीट की क्रॉसिंग से लाल बत्ती तोड़कर भाग गई। गवाह ने कार का नंबर नोट किया, HRK 8930। रंगा और बिल्ला बच्चों को बुद्धा गार्डन और रिज इलाके की तरफ ले गए। वहां सुनसान जगह पर पहले संजय की हत्या की गई, फिर गीता के साथ बलात्कार हुआ। बाद में गीता की भी हत्या कर दी गई। रंगा ने अपने कन्फेशन में बताया था कि गीता को उस तरफ ले जाया जा रहा था जहां संजय की लाश पड़ी थी। बिल्ला ने इशारा किया और फिर गीता की गर्दन पर वार किया गया। दोनों ने शवों को झाड़ियों में फेंक दिया। BBC में छपी एक खबर के मुताबिक जब खबर फैली तो शहर में गुस्सा बढ़ गया। जीसस एंड मैरी कॉलेज की लड़कियों ने बोट क्लब पर प्रदर्शन किया। उस समय के विदेश मंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जब छात्रों से बात करने पहुंचे थे तब माहौल इतना गुस्से से भर गया था कि पत्थरबाजी भी शुरू हुई थी। एक पत्थर उनके सिर पर गिरा था जिससे उन्हें चोट लगी थी। उस समय के प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई खुद चोपड़ा परिवार के घर संवेदना व्यक्त करने पहुंचे थे। ये अपने आप में अनयूजुअल था क्योंकि किसी क्रिमिनल केस के पीड़ित परिवार के घर प्रधानमंत्री का जाना बेहद रेयर मोमेंट माना जा रहा था।
इससे पता चलता है कि ये मामला सिर्फ एक फैमिली की ट्रेजेडी नहीं थी, नेशनल आउटरीच बन चुका था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने ब्रुटैलिटी को और साफ कर दिया। गीता के शरीर पर 5 घाव थे, संजय के शरीर पर 21 घाव मिले थे। गीता की पैंट की जेब में उनका आइडेंटिटी कार्ड सेफ था। उनके पास से एक बटुआ मिला जिसमें 17 रुपए रखे हुए थे। अब पुलिस पर दबाव था। दिल्ली और कई राज्यों की पुलिस रंगा बिल्ला को तलाश रही थी। वारदात के बाद दोनों दिल्ली से भाग गए थे। पहले मुंबई गए, फिर आगरा, लेकिन उनकी गिरफ्तारी भी किसी फिल्मी ट्विस्ट से कम नहीं थी। आगरा से दिल्ली आते वक्त दोनों कालका मेल में चढ़े थे। गलती से वो सेना के जवानों वाले डिब्बे में बैठ गए थे। वहाँ किसी बात पर उनका झगड़ा हुआ। जवानों ने उनसे पहचान पत्र मांगा, यानी आइडेंटिटी कार्ड। रंगा ने बिल्ला से कहा कि भरा हुआ आईडी कार्ड है, दे दो। बस यही लाइन सैनिकों के कानों में अटक गई। उन्हें शक हुआ कि कुछ तो गड़बड़ है। उन्होंने दोनों को काबू किया, बांधा और दिल्ली स्टेशन पहुंचते ही पुलिस के हवाले कर दिया। इसके बाद मुकदमा शुरू हुआ। अदालत ने दोनों को फांसी की सजा सुना दी। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने भी सजा बरकरार रखी। राष्ट्रपति नीलम संजीव रेड्डी ने उनकी मर्सी पिटीशन खारिज कर दी थी। अब ब्लैक वारंट जारी हो चुका था। फांसी से एक हफ्ते पहले दोनों को तिहाड़ जेल नंबर 3 की फांसी कोठी में ले जाया गया। वहां उन्हें पूरी तरह एकांतवास में रखा गया। 24 घंटे तमिलनाडु स्पेशल पुलिस के जवान उनकी निगरानी कर रहे थे। यहीं से कहानी क्रिमिनल केस से हटकर जेल साइकोलॉजी में बदल जाती है। ब्लैक वारंट कन्फेशन ऑफ अ तिहाड़ जेलर के लेखक सुनील गुप्ता बताते हैं कि रंगा स्वभाव से बहुत जॉली किस्म का इंसान था। उसका कद करीब 5 फीट 10 इंच था। वो अक्सर खुश दिखाई देता था, जैसे उसे फांसी की चिंता हो ही ना। उस समय बॉलीवुड में रंगा कुश नाम से फिल्म आई थी और रंगा मजाक में कहता था कि उसका डायलॉग उसी ने बोला है। दूसरी तरफ बिल्ला बिल्कुल अलग था। पेशे से टैक्सी ड्राइवर था। उसका कद करीब 5.5 फीट था। वो सीरियस रहता था, रोता था और कहता था कि रंगा ने उसे फंसवा दिया है। रंगा कहता था कि बिल्ला ने उसे फंसवा दिया है। दोनों में अक्सर तकरार होती रहती थी इस बात को लेकर। जेल में जब तक मर्सी पिटीशन रिजेक्ट नहीं होती, डेथ सेंटेंस पाए व्यक्ति को भी ऑर्डिनरी प्रिजनर की तरह ट्रीट किया जाता है। सुनील गुप्ता बताते हैं कि जब उनकी लीगल प्रोसेस चल रही थी तो दोनों कभी बैडमिंटन खेलते थे, कभी फुटबॉल खेलते थे, लेकिन मर्सी पिटीशन खारिज होते ही सब बदल गया। अब वो साधारण कैदी नहीं रहे, अब वो कंडेम्ड प्रिजनर्स थे। उनकी दुनिया एक कोठरी, निगरानी, बेड़ियों और काउंटडाउन तक सीमित हो गई थी। फांसी के लिए 2 जल्लाद बुलाए गए थे, फरीदकोट से फकीरा और मेरठ से कालू। दोनों अपने समय के लेजेंडरी एग्जीक्यूशनर माने जाते थे। कहा जाता था कि फांसी से पहले जल्लादों को ओल्ड मॉन्ग दी जाती है, क्योंकि किसी इंसान की जान लेना, चाहे वो कानून के आदेश से ही क्यों ना हो, मानसिक रूप से आसान नहीं होता। जेल मैनुअल में जल्लाद को फांसी के लिए सिर्फ 150 रुपए देने का प्रावधान भी था। फांसी की रस्सी भी कोई आम रस्सी नहीं थी, ये बिहार के बक्सर जेल से मंगाई गई थी। ऐसी रस्सी खास तौर पर बनाई जाती थी। उसे लचीला बनाने के लिए उस पर मोम या फिर मक्खन लगाया जाता था। कुछ जल्लाद पके हुए केले को मसल कर भी रस्सी पर लगाया करते थे। रस्सी की लंबाई आमतौर पर 1.8 मीटर से 2.4 मीटर के बीच रखी जाती थी, ताकि ड्रॉप जो हो कैलकुलेटेड हो और मौत तुरंत हो जाए। फांसी से एक दिन पहले दिल्ली के 5 जर्नलिस्ट ने रंगा और बिल्ला से मिलने की इच्छा जताई। इनमें नेशनल हेराल्ड के प्रकाश पात्रा भी शामिल थे। रंगा ने मिलने से मना कर दिया था, लेकिन बिल्ला करीब 20 मिनट तक उनसे मिला और बात की। प्रकाश पात्रा के मुताबिक बिल्ला का पूरा शरीर कांप रहा था। वो अंत तक कहता रहा कि उसे फंसाया जा रहा है, लेकिन उसकी बॉडी लैंग्वेज कुछ और ही कह रही थी। फांसी की रात भी दोनों का बिहेवियर बहुत ही अलग था। रंगा ने खाना खाया था और सो गया था। बिल्ला ने खाना नहीं खाया। वो पूरी रात अपनी कोठरी में चक्कर लगाता रहा और बड़बड़ाता रहा। 31 जनवरी 1982 की सुबह दोनों को जगाया जाता है। उनसे नहाने के लिए कहा गया। रंगा नहाया, बिल्ला ने मना कर दिया। दोनों को चाय दी गई। आखिरी बार वसीयत रिकॉर्ड कराने का मौका भी दिया गया। दोनों ने इनकार कर दिया। फिर दोनों को फांसी के प्लेटफॉर्म पर ले जाया गया। उनके चेहरों पर काले कपड़े की थैली डाली गई ताकि वो बाहर कुछ ना देख सके। गले में फंदा डाला गया। बिल्ला सिसक रहा था। रंगा आखिरी पल तक जोश में था। फांसी से पहले उसने जोर से नारा लगाया, जो बोले सोनिहार सत श्री अकाल। सुनील गुप्ता बताते हैं कि फांसी से कुछ सेकंड पहले दोनों के चेहरों का रंग बदल चुका था, जैसे डर ने आखिरी पल में शरीर से सारी बहादुरी निकाल दी। जो समय तय हुआ था फांसी के लिए, ठीक उसी समय पर जेल सुप्रिंटेंडेंट आर्यभूषण शुक्ल ने लाल रुमाल हिलाया।
ये सिग्नल था। कालू ने फकीरा की मदद से लिवर खींच दिया, तख्ता खुला और दोनों शरीर नीचे झूल गए। कहानी यहीं खत्म हो जानी चाहिए थी, लेकिन नहीं हुई। करीब 2 घंटे बाद डॉक्टर्स को कंफर्म करने के लिए बुलाया जाता है। बिल्ला मृत पाया गया, लेकिन रंगा की नाड़ी अभी भी चल रही थी, यानी वो जिंदा था। बताया गया कि रंगा लंबा था और शायद उसने फांसी के समय सांस रोक ली थी, इसीलिए उसकी मौत तुरंत नहीं हुई। तब जेल के एक कर्मचारी को प्लेटफॉर्म के नीचे उतारा गया। उसने नीचे से रंगा के पैर खींचे, तब जाकर उसके प्राण पखेरु उड़े। आज ये डिटेल सुनकर चिलिंग लगती है, लेकिन उस समय फांसी के बाद पोस्टमार्टम जरूरी नहीं था, इसीलिए बात बाहर नहीं आई। सुनील गुप्ता ने फांसी की दुनिया की एक और भयावह बात बताई थी। कई बार अगर लीवर या ड्रॉप कैलकुलेशन गलत हो जाए तो एग्जीक्यूशन बहुत ब्रूटल हो सकता है। कभी गर्दन लंबी हो जाती है, कभी चेहरा डिस्टॉर्टेड हो जाता है। जेल की भाषा में इसे गर्दन का लंबा होना कहा जाता है। लेकिन रंगा बिल्ला के मामले में बाहर की दुनिया को उस समय इस इंटरनल डिटेल्स का पता नहीं चला था। फांसी के बाद दोनों के परिवारों ने उनके शव लेने से मना कर दिया। आखिरकार जेल प्रशासन ने उनकी अंतिम क्रिया करवाई। रंगा और बिल्ला की कहानी इसलिए याद नहीं की जाती कि 2 क्रिमिनल्स को फांसी हुई थी। ये कहानी इसलिए याद की जाती है क्योंकि इसने 1978 के भारत को उसकी सुरक्षा, कानून, अर्बन फियर और न्याय व्यवस्था के सामने खड़ा कर दिया था। 2 बच्चे जो सिर्फ आकाशवाणी में अपना कार्यक्रम करने जा रहे थे, एक ऐसी कार में बैठे जिससे वो कभी लौटकर नहीं आ पाए। एक विटनेस ने चीखें सुनी, एक पिता रात 9 बजे गेट पर इंतजार करता रह गया, एक शहर सड़कों पर उतर आया। प्रधानमंत्री घर संवेदना देने पहुंचे और 4 साल बाद तिहाड़ के एक प्लेटफॉर्म पर 2 अपराधियों का अंत हुआ। राख जैसी सीरीज जब इस केस को दोबारा स्क्रीन पर लाती है तो वो सिर्फ पास्ट रिक्रिएट नहीं करती, वो हमें याद दिलाती है कि क्राइम स्टोरीज में सबसे ज़रूरी चीज़ क्रिमिनल्स नहीं होते, सबसे ज़रूरी होते हैं वो लोग जिनकी ज़िंदगी एक पल में छीन ली गई। गीता और संजय चोपड़ा की कहानी उसी याद की मांग करती है। फिलहाल ये वीडियो यहीं तक है। आपको ये कहानी कैसी लगी है हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और ऐसी ही और कहानी के लिए देखते रहिए युवा।